फ्रेश हो गए क्योंकि अभी आपके माइंड के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आनी है उसके लिए कैपेसिटी चाहिए। अगर आप फ्रेश हैं तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले सितंबर को किस चीज़ का था? कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, वो और ये सेशन दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। ये रिटेन कम्युनिकेशन, ठीक है। सीवी क्या होती है? रिटेन कम्युनिकेशन विद द कॉर्पोरेट या म्यूनिसिपल एम्प्लॉय। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने सीवी फॉरवर्ड करी कंपनीज में और इंटरव्यू की कॉल नहीं है? कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो किसी को? अच्छा, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो चुका है, तो आपके साथ भी हुआ हो। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया? कोई है? वन, ओनली वन। लेकिन अप्लाई करना है आगे जाके जॉब के लिए? नहीं, फिर सीवी लिख के क्या करेंगे? इसके लिए मैंने एक वर्कशॉप डिजाइन करी थी, लेकिन प्रोजेक्टर के उसकी वजह से अब हम वर्बल और कुछ चीज़ें मैं प्रैक्टिकल आपसे करवाऊंगा। तो एवरीवन शुड हैव एन असेसमेंट, ओके। हम कम्युनिकेशन स्किल्स से हम इस सेशन में दाखिल हो रहे हैं। तो एक बात कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैं करना चाहता हूँ। किसी को पता है कि एडा मॉडल क्या होता है? AIDA, एडा। एनीवन नो? आप लोग सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या इंटरमीडिएट के स्कूल के? कॉलेज या यूनिवर्सिटी? ओके। जब हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक ये चीज़ भी आती है, AIDA, एडा। एडा मॉडल इज मोस्टली यूज्ड इन परचेजिंग। आप शॉपिंग करने जाते हैं तो उसमें एडा मॉडल यूज होता है। अगर आपने अच्छी शॉपिंग करनी है तो आपको वो फॉलो करना चाहिए। बेसिकली ये मॉडल बना था मार्केटिंग के लिए। ये मॉडल क्या होता है, बट इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मार्केटिंग से बढ़ के आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है। If you want to learn something or if you want to do something, तो आप इस मॉडल को अप्लाई करके कोई भी काम करते हैं तो उसका सक्सेस रेशो 100% होता है। अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो मार्केटिंग, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे आपने सब लोगों ने मार्केटिंग किया होगा, करते हैं ना। आपको पोस्ट को बूस्ट कर दिया आपने या इस तरह की चीज़ें किसी ने की है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सेल समथिंग कि आपने मोबाइल फ़ोन सेल करना है फेसबुक पे, आपने उसकी एक पोस्ट बनाई और लगा दिया आपने कि 20% डिस्काउंट पे मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो उसकी रीज़न क्या होती है? लैक ऑफ एडा, ठीक है। अभी एडा होता क्या है इसको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग, बट आई एम डिस्कसिंग हियर जस्ट बिकॉज आपको इंटरव्यू भी देना होगा, आपको बहुत सारी स्किल्स मज़ीद सीखनी होंगी, आपको काम भी करने होंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है आप अपनी ये इसको मैं एडा मॉडल नहीं, इसको मैं कहता हूँ फॉर्मूला टू द सक्सेसफुल लाइफ। कोई भी चीज़ आपने ज़िंदगी में करनी है, कोई भी चीज़ व्हाटएवर, आपका कोई पर्सनल काम हो, प्रोफेशनल काम हो या कोई इज्तिमाई तौर पे कोई सोशल काम हो, तो इस मॉडल को अपने अंदर आपने अडॉप्ट करना होगा। द फर्स्ट ए, उसका मतलब क्या है? अटेंशन। गुड, आपने पढ़े अटेंशन। अब देखिए, आप लोग यहाँ पे सेशन ले रहे हैं या यूनिवर्सिटी में आप लोग लेक्चर ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बोर हो रहे हैं, नींद आ रही होती है, कुछ समझ नहीं आता, या टीचर बुरा लग रहा होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। या हम अपना मोबाइल टीचर के यूज़ करने लग जाते हैं।
ये सबके साथ होता है, जो एक्सपोजिशन लेते हैं उसके साथ भी होता है, और जो एक वेंचर होते हैं उनके साथ भी होता है। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं कर रहा है, मेरे साथ भी हुआ है। उसमें क्या होता है, लैक ऑफ अटेंशन, आप अटेंशन पे नहीं कर पा रहे हो। उसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस होती है कि अगर आपने अटेंशन देखिए, आप लोग सीखना चाहते हैं ना, आप फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर बनाना सीखना चाहता हूँ, वेब डिजाइनिंग सीखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, आपका बैकग्राउंड तो नहीं है, या आप डिफरेंट, आप बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं या मेडिकल के बैकग्राउंड से, तो आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपका माइंड भी वही चीज़ IT वाले का माइंड होता है, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल का माइंड होता है, वही माइंड क्या होता है। इसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी होगी आपको, अपने माइंड के साथ फाइट करनी होगी, कि आपका माइंड होता है जो आपको डाइवर्ट कर रहा होता है। ठीक है, और आपके दिल को वो चीज़ें पसंद नहीं आती, दिल और दिमाग से लड़ाई करने का गेम होता है। अब वो प्रैक्टिस क्या होती है कि एक मेरे सामने एक पेपर हो और मैं उसको पढ़ रहा हूँ और उसमें मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैंने ये प्रैक्टिस करनी है अपने माइंड को समझाना है कि मैंने इस पेपर को सिर्फ 10 दफ़ा रीड करना है, समझना। ठीक है, 10 टाइम्स इसको रीड करना है, समझना नहीं है, अपने माइंड को समझाना, यानी ये इरादा करके आप पढ़ें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप 10 दफ़ा पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में आप चौथी 5वीं दफ़ा जब उसको रीड कर रहे होंगे तो वो चीज़ आपको समझ में भी आ जाती है और फिर आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे माइंड आपका जो है वो हार जाता है और आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स जीत जाती है। समझ में आ रही है बात? किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में बोर होते हैं, टेंशन पे करनी है, तो उस काम को रिपीटेडली आपने करना होता है और अपने माइंड को, दिल को समझा के वो काम शुरू करें। ये आपने प्रैक्टिस करनी है घर पे जाके, किसी भी काम के, जो भी काम आप करना चाहते हैं लेकिन बोर होते हैं, जो माजी में आपके सामने आया हो, आपने काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं सीख सकता, तो उस काम को ट्राई करना है इस तरीके से। अब चाहे वो पढ़ने लिखने का काम हो या कोई प्रैक्टिकल काम हो या कि फिजिकल एफर्ट्स रिक्वायर्ड हो, कुछ भी हो, उन सब में आपने अटेंशन इज दी बेसिक की टू इंटर टू द स्किल्स लेवल। ठीक है, सेकेंड इज आई फॉर इंटरेस्ट। तो जब अटेंशन का लेवल वो हो जाता है कि आप एक चीज़ को 2, 3, 4 दफ़ा पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं इसको मार्केटिंग वाले एडा मॉडल से ही लेके चल रहा हूँ, इट्स अ डिफरेंट, बट इसको मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, इस वजह से यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि यार आपके लिए CV लिखने से पहले, CV लिखना भी एक बड़ा बोरियत का काम है। ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या चलता है कि एक CV शायद एक बच्चा लिख लेता है, बाकी पूरी क्लास वही CV कॉपी करती है, मोस्टली ऐसा होता है यूनिवर्सिटी, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है और जिसकी वजह से काफ़ी जगहों पे आप इंटरव्यू की कॉल नहीं आती आपको, सिर्फ CV रिपीट पूरी होती है। अब सबका ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है? CV में सबने पर्सनल प्रोफाइल एक ही बनाई हुई होती है। ठीक है, आई वांट टू जॉइन एज बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक यू, जिस तरह की अब वो सब सारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी दुनिया हो जाती है, सबके लिए एक ही प्रोफाइल चल रही होती है। CV का याद रखने की हमें चेंज करनी होती है हर जॉब के हिसाब से। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले उसके लिए CV को अपडेट करें, चेंज करें और फिर अप्लाई करें। वो CV में क्या टेक्निक्स होती हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, हम एडा की बात करते हैं, सेकेंड आई इंटरेस्ट डेवलप हो गया, अब अटेंशन अपने पे और इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि अटेंशन आपकी अभी पूरी तरीके से नहीं है। जब अटेंशन आपकी फुल हो जाती है, इंटरेस्ट पूरी डेवलप होता है और फिर वो इंटरेस्ट डिजायर में चेंज होता है, डीप और डिजायर। ठीक है, और डिजायर कैसी होती है, क्या होती है?
ठीक है, विल पे आप बात कर रहे हैं। बेसिकली ख्वाहिश उस चीज़ को कहते हैं कि जिसके लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा सकते हैं। ऐसा काम जिसके लिए आप जवानी से लेके बुढ़ापे तक स्पेंड कर सकते हैं, वो काम ख्वाहिश कहलाता है। होता है ना ऐसा? किसी के दादा होंगे जिनकी ख्वाहिश रही कि मुझे हज पे जाने के लिए भी नहीं जा सके, बुढ़ापे तक वो ख्वाहिशात चलती और फिर वो बुढ़ापे में हज पे जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। होता है ऐसा? तो ख्वाहिश हम उस चीज़ को कहते हैं कि जिसके लिए आपने, यानी एनीथिंग यू वांट टू डू एट एनी कॉस्ट, जिसके लिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपना पैसा बर्बाद कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, उसे कहते हैं ख्वाहिश। ठीक है, ये ख्वाहिश की मैं बात कर रहा हूँ, लफ्ज़ की तरफ की, तो उस तरफ नहीं जाएगी। तो सब से मुराद ये है कि आपकी प्रॉपर्टीज, आपका बिजनेस, आपकी फैमिली, वो भी छोड़ देते हैं ख्वाहिश के लिए। कोई ऐसी ख्वाहिशात होती हैं लोगों की, मुझे चांद पे जाने की ख्वाहिश है, मैं छोड़ दूंगा सब कुछ, वापिस आऊँगा नहीं आऊँगा पता नहीं, ख्वाहिश पूरी करती है। तो कोई भी एक्शन जो आप परफॉर्म करने जाते हैं वो कन्वर्ट हो गया ख्वाहिश में, डिज़ायर में। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपने, अब आपका दिल और दिमाग 100% रेडी हो गए वो करने के लिए। लास्ट इज एक्शन। फिर आपने थोड़ा मानना है तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला कुछ ऐसे है, कोई भी काम, जिंदगी का कोई भी काम, जिंदगी का कोई भी काम अगर मैं कह रहा हूँ इसका मतलब क्या है, वो एजुकेशन भी हो सकती है, ट्रेनिंग भी हो सकती है, और कोई आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, और स्पोर्ट्स भी हो सकता है, या घर में जो एक्टिविटीज हो सकती है वो भी हो सकती है, को खाना से लड़वाने का मसला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी काम क्या, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, काम काम होता है। ठीक है, शैतान भी काम करता है और उसके दुश्मन यानी इंसान भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। एक पॉजिटिव कर रहा होता है, एक नेगेटिव कर रहा होता है, बट काम कोई सा भी हो उसके लिए अगर ये फॉर्मूला हम करते हैं तो आपका सक्सेस चांसेस जो है वो 100% होते हैं। अब अटेंशन इज द फाउंडेशन टू योर सक्सेस, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया। ये हम जब बात करेंगे इंटरव्यू सेशन की तो उसमें फिर दोबारा इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं सी की राइटिंग की तरफ। ये सी की राइटिंग क्या होती है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके लिए एक पेपर और पेन रेडी रखते हैं, जो मैं आपसे कहता हूँ उसमें नोट रहा हूँ। ठीक है, everyone must write something what I'm saying। पहली चीज है आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखिए। राइट डाउन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपके बारे में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, आपका फोन नंबर, आपके स्टेटसेस, आपकी पिक्चर बनाने होगी, और यानी क्या क्या होता है उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सीरीज में जो चीज़ आपने देखी है ना, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। We are starting from personal information. It's the first part of your series.
ठीक है, इसमें आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो क्या है? नेम है आपका, फादर नेम लिखा है? नहीं लिखा, किसी ने लिखा था? सेल नंबर, ईमेल और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस लिखा है? नहीं लिखा। पासपोर्ट नंबर, NIC नंबर लिखा है? और इसके अलावा मैंने मिस किया हो? एड्रेस, रिलीजन, एनीथिंग एल्स? नेशनलिटी और अच्छा, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हम लिखते हैं, इसके लिए पहले सोचा करें कि ये जिस कंपनी में हम किसी भी भेज रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो फर्स्ट क्या उसके लिए आपका फादर नेम इम्पोर्टेंट है? नहीं, हम सीवी में लिखते हैं उसको आपके फादर का आपको सीवी वो आपकी फेसबुक की पोस्ट है जिसके जरिए आप अपने आप को सेल करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को सेल करने के लिए आप अपने फादर को दिखा रहे हैं। पहली चीज ये पॉइंट है, ये पॉइंट में इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जहन में रहे कि सीवी पे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है भाई, करोड़ा को बेचने जा रहे हैं, आप ट्रक को दिखा रहे हैं, तो करोड़ों के साथ खड़ा करके उससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड। सबके फादर रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट की मुराद फादर नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फादर ने कभी भी सीवी में नहीं लिखना है आपको। यू आर सेलिंग योरसेल्फ, जो भी कुछ होगा आपके बारे में होगा। ठीक है, दूसरी चीज इसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर, इज इट इम्पोर्टेंट? क्यों? तो इसको इंक्लूड करना है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या चीज इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इज इम्पोर्टेंट, क्यों? और फोन नंबर तो दे दिया, ऑफिशियल बात तो ये बहुत सारे जो डाल हैं इसको डाल दें। ये ज़रूरी इसलिए होता है कि फ़ोन नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट करके पूछते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप कहते हैं यस, देन वहाँ से जवाब आता है ओके, विल सेंड यू एन ईमेल फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, उसमें डिटेल्स आपको मिलेगी। तो इंटरव्यू डिटेल्स वो ईमेल के अंदर आते हैं आपके पास। तो email is compulsory, phone number is compulsory, and your name is compulsory. इसके बाद क्या? डेट ऑफ बर्थ ये जरूरी है। लड़कियाँ तो वैसे नहीं लिखती, एज नहीं लिखती है। डेट ऑफ बर्थ में मैं सीरीज देखें, मेरा जो एक्सपोजर है, मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ कोई 12-13 साल, तो 12-13 साल हो गए मुझे सीरीज को रीड करते हुए, इंटरव्यूज करते हुए। तो उसमें जो फीमेल की सीरीज होती है ना, नॉर्मली उसमें डेट ऑफ बर्थ में लिखा होता है 15 जून, 16 दिसंबर, डे ऑफ बर्थ क्लियर नहीं होता उसमें। ये मैंने देखा है, ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है डेट ऑफ बर्थ। डोंट राइट योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कहाँ में ज़रूरी होती है? सिर्फ गवर्नमेंट। एज लिमिट 28 ईयर्स।
एग्रीमेंट गवर्नमेंट बेसिस में लिखी हुई होती है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब प्राइवेट में अप्लाई कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी सीबीसी चाहिए होती है, उसको आपका डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। डेट ऑफ बर्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो नॉट इम्पोर्टेंट है इसका मतलब वो ऑप्शनल भी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सीबी को बड़ा करने के लिए वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इतनी बड़ी कर देते हैं, जो कि बैड प्रैक्टिस है। आपको पता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी सीबी इन चीज़ों की वजह से फिल्टर हो जाती है और उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती जहाँ से और ज़्यादा ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है। लेकिन खासकर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी कंपनी होती है वो इसी तरह पहले सीबी को फिल्टर करते हैं। गवर्नमेंट की बात मैं नहीं कर रहा, गवर्नमेंट में सीबी फिल्टर पहले होती थी कि टेबल पे सीबी रखते थे और फैन ऑन कर देते थे। जो टेबल पे रहेगी उनको जॉब देती, जो कुछ नहीं वो आउट हो। ये पहले हुआ करता था जब मेरिट पे चलता था काम, ये सरकारी डिपार्टमेंट तब भी सरकारी था। अब तो खैर बहुत बुरा हाल है। खैर हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में इसी तरह से होता है कि सीबी आपकी फिल्टर होती है, बाकायदा एक बंदा उसको रीड करता है और फिर वो उसको सॉर्ट करता है कि ये वो सीबीज है जिसमें 100% हमारे मतलब की चीज़ है, और ये वो सीबीज है जिसमें 70%, ये 50%। तो जो इंटरव्यू के लिए जो टीम होती है वो कहती है 100% वाले का करते हैं, इसमें नहीं मिला तो फिर आगे देखेंगे। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कंपनीज के अंदर एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद कौन सी इंफॉर्मेशन है डेट ऑफ बर्थ के बाद? रिलीजन कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं ना? कुछ कंपनीज के लिए होता है कैसे? ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। एक स्कूल है उसके अंदर मैं शामिल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे रिलीजन लिखना पड़ता है। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर इस्लाम यू कांट बी क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन पढ़ा रहे हैं बेशुमार स्कूल के अंदर शामिल। अगर आप इस्लामियत के टीचर की पोजीशन पे जा रहे हैं तो आप अपने आप को रिलीजन तो इस्लामी होगा ना, पढ़ा रहे हैं क्रिश्चियन बेशुमार। अच्छा, तो क्रिश्चियन को भी इस्लामियत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। रिलीजन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो किसी, मैं अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस कंपनीज या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा आपको रिलीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट राइट योर रिलीजन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म की, हम कौन ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। कि आप अगर पहले किसी चर्च में किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका रिलीजन वहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आप ऐसी जगह अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि रिलीजन लिखना चाहिए तो आप लिखें। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप किसी मदरसे में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप क्रिश्चियन होते हुए इस्लामियत पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सीबी में इस्लाम लिख नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि आप तो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं ना, रिलीजन छुपा रहे हैं। कोई क्रिश्चियन बता के कि मैं क्रिश्चियन हूँ और आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगा, ऐसा होगा? होता है? ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर होता है उसके लिहाज से वेरी करेगी इन्फॉर्मेशन। तो आपने एज की बात की, वो भी मेरे समझ में नहीं आई। मिसाल पर एक कंपनी है जहाँ पर लोडी के लिए मुझे अप्लाई करना है, तो एक 50 साल का आदमी और एक 25 साल का आदमी, इन दोनों में डिफरेंस है। तो दोनों की स्ट्रेंथ पे जॉब ऑफर होगी। 50 साल का आदमी उस जान से जिसको नहीं खा सकता, मैं खा सकता, बिल्कुल सही है। वहाँ एज नहीं पड़ेगी। HR डिपार्टमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर जॉब्स। HR डिपार्टमेंट ये देखता है कि आपने ग्रेजुएशन कर दी है, आपने इंटर कर दिया है, ठीक है। तो वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो आपकी डिग्री और सर्टिफिकेट से ज़्यादा लगाते हैं कि आप PhD जाओगे। हमने सीवी को ब्रीफ लिखना होता है, ब्रीफ भी उसको बताना होता है ताकि जो रीडर है, देखिए आजकल क्या होती है, वैसे भी आप लोगों के साथ भी होगा कि आप सबसे
सोशल मीडिया पर अगर एक आर्टिकल आता है तो उसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर ग्राफिकली कोई चीज़ डिफाइन हुई है वो सब समझ जाते हैं। ऐसा होता है। तो हम रीडर से ज़्यादा स्कैनर हो गए। वी आर स्कैनर नॉट रीडर। तो जितनी ब्रीफ चीज़ शॉर्ट लिखेंगे आप उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, और जितना बड़ा लिखेंगे वो क्या होगा कि एक पैराग्राफ में पढ़ूंगा उसका नहीं कर ये प्रैक्टिस होती है नॉर्मली। ये वो चीज़ें जो आपने अनुभव करके देखी है, ये वो चीज़ें जो आपने इसका अंदाजा लगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिलीजन नहीं लिखना सीवी में तो उसके पीछे भी एक साइंस है। अच्छा, उसके पीछे क्या साइंस हो सकती है? पहली साइंस तो ये है कि आपकी सीवी की एक लाइन आप सेव कर लेते हैं, सीवी शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और दूसरी साइंस क्या है इसके अंदर जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि कंपनी, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ मिक्स लोग हो, कुछ लोग होते हैं जो लिबरल माइंड के होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिलीजियस माइंड के होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट। ये है ना, मिक्स फ्लैट है। आपको नहीं पता कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका HR मैनेजर किस माइंड का है, या उस HR मैनेजर के अंडर में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो किस माइंड का है। आपकी सीवी भेजने के बाद पहली कोशिश करनी चाहिए आपको इंटरव्यू कॉल। तो यहाँ से ये वाली साइंस आपकी फुलफिल होती है जब आप रिलीजन में लिखते। अब नाम से भी पता चल सकता है कि आप मुस्लिम हैं या अदर है मुस्लिम, चल सकता है, बट रिलीजन जब लिखा होता है ना, देखिए मेरा नाम बाबर नवाज लिखा हुआ इतना बुरा नहीं, वो ऑलमोस्ट 22 ईयर्स है इंडस्ट्री। मेरी ये फील्ड ही है HR। आई एम PhD इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं कंप्यूटर साइंस से फील्ड करता हूँ, रोबोटिक्स में मैंने काम किया है, एक्सपर्ट सिस्टम पे काम किया, IoT पे काम किया है। ये वो सारी एडवांस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ और 22 ईयर्स हो गए। लेकिन सीवी पे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो हमारे से कर रहा हूँ जो मैंने 22 ईयर्स में जितने इंटरव्यू ली और जितनी सीरीज पढ़ी। ठीक है, HR डिपार्टमेंट मैंने रन कर ली है, HR मैनेजर को मैं गाइड करता था, मेरा वो डायरेक्टर में था। ये डिपार्टमेंट्स मेरे अंडर में होते थे, मुझे पता होता था किस तरह से काम कर रहा था। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कुछ बातें समझ में ना आ रही है, जैसे मैंने बहुत अच्छी बात की कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, डेट ऑफ बर्थ प्राप्त ये बड़ी अच्छी बात है। आप इस तरह की क्रॉस क्वेश्चन करें तो मैं आपको उसका आंसर कर सकता हूँ। अच्छा है कि गेट यू सेटिस्फाइड। ठीक है, आप उससे सेटिस्फाइड हुए। तो मैंने एजुकेशन की बात की कि आपके मैट्रिक इंटर की को डेट ऑफ ईयर्स लिखा होता है, उससे डेट ऑफ बर्थ पता चल जाती है। तो इसी तरह से हम इसको नोट कर रहे हैं सीरीज को। उसके बाद क्या था, रिलीजन के बाद या जिस कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं उसको आपकी बीवी शौहर बच्चों से कोई प्रॉब्लम होती है। अगर आपका स्टेटस मैरिटल सिंगल हो तो उसको कोई मसला होगा, और अगर मैरिड हो तो कोई मसला होगा, मसला बनता है। सर, ऑर्गेनाइजेशन जो आप जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपको फैसिलिटीज फराहम करती है, वो एक सिंगल बंदे के लिए मुख्तलिफ होती हैं और जो डबल होता है उसमें मुख्तलिफ होती है, और जो उसकी औलाद होती है उसमें मुख्तलिफ होती है। तो उन फैसिलिटीज़ का टाइपिंग अफराद के सिंगल डबल नहीं सकती। और ऐसा है बट सीवी में नहीं लिखी, ठीक है, क्योंकि अभी आपको जॉब नहीं मिली। यू आर राइटिंग योर सीवी जस्ट फॉर द इंटरव्यूज। सर ये ऐसा नहीं लग रहा कि आइडेंटिटी जान की छुपाई जाती है? नहीं, रिलीजन पे भी आपने कहा और अपने जो स्टेटस है मैरिज का उसके हवाले से भी कहा, सच बोलकर अगर अप्लाई किया जाए तो फिर वो बेहतर नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है मैंने झूठ बोला सीवी लिखते वक्त? आपने कहा रिलीजन को छुपाना चाहिए, आपने कोई बात या आपके अल्फाज नहीं,
डोंट हाइड एनीथिंग, कुछ नहीं छुपाना है, सब बताना है, बट डोंट हाइड एवरीथिंग। दिस इज माय पॉइंट। समझ रहे हैं आप मेरे रिलीजन को हटाना है। नहीं, हाउ डोंट इंक्लूड योर रिलीजन इन सीवी, डोंट राइट योर रिलीजन इन सीवी, बट डोंट हाइड योर रिलीजन। इस पर तो एग्री हो सकता है कि उसमें रिलीजन का फिक्र आनी चाहिए, कोई पसी नहीं बैठ नहीं, लेकिन रिलीजन के बेसिक कंटेंट है ना, उसको क्यों हटा रहे हैं? देखिए, आप इस चीज़ को पहले समझ जाएं कि राइटिंग इज डिफरेंट थिंग एंड स्पीकिंग इज डिफरेंट। सीवी आप पहले इस पॉइंट पे आप मुत्तफिक नहीं हो रहे हैं मेरे साथ। अगर आप कोई कंसर्न हो रहे हैं तो इसका मतलब आप इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं कर रहे कि सीवी जो है वो आपका एक टिकट होता है सर्टिफिकेट लेवल तक पहुँचने के लिए। क्या इस बात से मुत्तफिक नहीं कर रहे? लेकिन मैं अपने रिलीजन पे जो मैं हूँ वो बताऊँगा, हम लोग चलिए आइडेंटिटी नहीं बनाऊँगा। This is not my purpose. I'm saying don't hide everything. Don't hide anything. दो बातें कर रहा हूँ। जब आप कुछ छुपाएंगे तो वो फेक हो गया ना सर। नहीं कह रहे कि आप हाइड कर रहे हैं। यस, तो वही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छुपाना वो चीज़ होता है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं छुपा रहा हूँ मुसलमान। ये छुपाना होता है। छुपाना ये होता है कि मैं इंटर करके आया हूँ, मैं छुपा रहा हूँ मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं झूठ बोल रहा हूँ, या मैं पोर्ट्रेट इस तरह कर रहा हूँ कि मैं ग्रेजुएट हूँ। ये छुपाना होता है। आपने कुछ नहीं छुपाना है इंटरव्यूअर्स के सामने। लोग कहते हैं ना डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उससे भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। क्योंकि देखिए दुनिया बहुत है, आपकी जो बात आपने छुपाई है वो आपकी कंपनी को पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं से हो जाता है। अब किसी कंपनी ने आपको फायर कर दिया, आपने सीवी में लिखा कि मैंने रिजाइन करा था, लेकिन उस कंपनी को पता चल सकता है कि उस कंपनी ने फायर किया था, तो फिर पीछे से कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है और ये सारे मामला किस तरह से हो जाते हैं। तो इसमें आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि आपने कुछ छुपाना है। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, कुछ नहीं छुपाना। आप मुझसे एग्री करें कि सब कुछ नहीं लिखना, सब कुछ नहीं लिखना चाहिए, ठीक है? हमने कुछ नहीं छुपाना, लेकिन हमने सीवी में सब कुछ नहीं लिखना। सीवी शॉर्ट लिखने के पहले मेरी जो साइंस मैंने बताई है वो क्या है कि जो पढ़ने वाला शख्स है वो आपकी सीवी पूरी प्रॉपर नहीं पढ़ेगा, वो मतलब चीज़ें भूलेगा। अब आपने इतनी लंबी बनाई है, अब एक चीज़ ऊपर एक नीचे एक दूसरे पेज पे एक तीसरे पेज पे, तो उसका टाइम वेस्ट होता है। जब टाइम वेस्ट होता है तो वो बोरियल स्कोरिंग, और उसके बाद क्या होता है कि वो आपकी सीवी अलग अलग रख देता है किस्मत में। तो सीवी को हमेशा ये सोच के लिखते हैं कि इंटरव्यू के लिए। अगर आपकी सीवी आपकी जॉब की जमानतदार होती तो इंटरव्यू क्यों हो गया? सीवी देखती जॉब दे, फिर इंटरव्यू होता है, फिर टेक्निकल इंटरव्यू होता है, फिर एचआर का इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद टेस्ट वगैरह देना चाहे तो ले लेते हैं और फिर आपको आपकी प्लेसमेंट होती है। वन ऑफ दिस इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप क्या नहीं है तो आपने सीवी में बता दिया, लेकिन अब उसमें जज करना है। अच्छा, वहाँ पे भी एचआर के सामने या जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसके सामने आपको झूठ बोलते हैं तो वो उसको इवैल्यूएट कर देता है ये शख्स झूठ बोलता है, ठीक है? फिर वहाँ से वो इन्वेस्टिगेट कराता है दूसरी कंपनी से या जहाँ से भी कराना होता है, नागरा से या पुलिस स्टेशन से, सब जगह से कराता है। ये होती है वेरिफिकेशन होती है आपकी। ये पाकिस्तान में होता है, पुलिस स्टेशन से आप तक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करवाया जाता है, आपको नहीं पता होगा, ठीक है? कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉन्शियस होती है और वही सारे काम करती है ताकि उनकी साख खराब हो। आपकी पिछली कंपनी से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है? अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग इस तरह से प्रिवेंट कर लेंगे कि हमने इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंपनी वो लिखना, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं लिखना। राइट योर नेम, फोन नंबर, ईमेल एंड लोकेशन।
Location doesn't mean address. What is location? Karachi. मेरी लोकेशन कराची। इससे क्या देखिए, ये जो पॉलिसी है इसमें बड़ी बारीकी है। अब देखिए एक शख्स की लोकेशन है नॉर्थ कराची, ठीक है, वो अप्लाई कर रहा है कलेक्टर डिफेंस में। एचआर ने देखा यार ये नॉर्थ से आएगा, करीब के देखो यार, टाइम से होगा उनका, टाइम पे पहुंचेंगे, टाइम पे जाएंगे। तो दूर से जो आते हैं ना, कभी बाइक पंचर हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, इस तरह होता है, तो प्रायोरिटाइज हो जाएगा मामला। तो पहले वो सीटें आके लाई जाएंगी जो कलेक्टर डिफेंस या PECHS या उसके गिरदों वाले जो लोग। नॉर्थ कराची का नंबर तो रह गया, और उसके आगे छोटा सा या ब्रैकेट से लिखना है रेडी टू रिलोकेट, ठीक है, मैं रिलोकेट होने के लिए तैयार हूँ। ये नॉर्मली लिखते हैं जब हम आउट ऑफ स्टेशन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। गुड पॉइंट। सेकंड पार्ट इज योर पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल क्या होता है? नॉर्मली ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं इसको। सीरीज कितने लोगों ने बनाई हुई, और बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं बनाई है वो तो शायद बहुत अमीर लोग हैं, ठीक है। तो वो मुझसे मिलिएगा इस सेशन के बाद, हम कुछ मैं आपको एक इन्वेस्टर ऐसे मिला। चलो मैं इसको जल्दी जल्दी माइंड अप करते हैं। मैंने इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी, अगर कुछ चीज़ें मैं टैबलेट्स भी लेके आया था बताने के लिए कि कौन कौन से टैबलेट्स होते हैं और किन टैबलेट्स का क्या मीनिंग होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब तक वो प्रोजेक्टर नहीं चल रहा। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन में ही मिल रहा जो मैंने बनाई थी यहाँ पर प्रेजेंट करने की, वो हमारे को जरूर पहुँचेगी, ठीक है। तो वो ज़रूर पढ़िएगा, उसको पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है मैं कोई पॉइंट यहाँ पे मिस कर जाऊँगा, तो उस प्रेजेंटेशन में होगा। ऑब्जेक्टिव की तरफ हम आते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों ने लिखी हुई है, CV बनाया करें, लेकिन CV बनाने का बेहतरीन तरीका है कि आप सबसे पहले पेन से पेंसिल से कॉपी पे लिखें अपनी CV, ठीक है। कॉपी पर लिखना है, कॉपी नहीं करना है, बस ये याद रखिए। CV अगर हम कॉपी करते हैं, देखिए हमारे पास आती है CVs, तो एक दफ़ा मैंने CVs फिल्टर करी थी, 4200 CVs थी जो मैंने फिल्टर करवाई। जब फिल्टर किस तरह करवाई थी, ये जो टेम्पलेट वाइज फिल्टर करो, ये जिनका टेम्पलेट है ग्राफिकल जो फॉलो करता है, आप यकीन करेंगे कि उसमें 320 समथिंग मुझे CVs सेम टेम्पलेट, सेम वर्डिंग, सेम ऑब्जेक्टिव पे मिले। वो CV इतनी वायरल हो गई, CV भी वायरल हो गई, पता है। ऑब्जेक्टिव हर इंसान का अलग होता है, पर्सनल प्रोफाइल हर इंसान की अलग है। अगर मैं और आप क्लास फेलोज हैं तो हमारी प्रोफाइल तो एक नहीं होगी, हमारी एजुकेशन एक हो सकती है, बट प्रोफाइल कैन नॉट बी सेम। कैसे हो सकती है? आपका इंटरेस्ट कुछ और है, मेरा इंटरेस्ट कुछ और है। इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रोफाइल, ठीक है। स्पोर्ट्स में आप टेबल टेनिस खेलते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, स्पोर्ट्स भी अलग होती है। तो एक ही क्लास में मल्टी इंटरेस्ट, मल्टी स्पोर्ट्स और फिर आपकी हॉबीज भी चेंज होती हैं, सबकी एक नहीं होती, लेकिन CV क्यों एक हो जाती है पूरी क्लास? तो इसके बारे में सोचा करें कि इंटरव्यूज सिर्फ CV लिखने का यहाँ पे जो स्किल आपको देने का मकसद है वो ये है कि आप जो CV लिखते हैं उसमें मैक्सिमम उसकी कन्वर्जन हो। मैक्सिमम कन्वर्जन से बोलते हैं आपने 50 जगह अप्लाई किया है तो आपको 40 जगहों से कॉल आनी चाहिए। दिस इज मैक्सिमम कन्वर्जन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अपना रखें, 4, 5, 10 ऑब्जेक्टिव लोगों के पढ़े कि किस तरह से लिखते हैं, पहले लिखना सीखें। उसमें क्वेश्चन किसमें होता है, आपको बताना होता है कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ, मैं किस टाइप का बंदा हूँ, ठीक है। क्या होता है, मैं ईमानदार हूँ, मैं क्या हूँ, पब्लिक हूँ, नहीं, आपको उसका इंटरेस्ट शो करना होगा।
उसे बताना होता है कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सीवी लिखने से पहले उस कंपनी की बनाने में भी करना होता है, इस कंपनी के लिए सीवी लिखना है। आपको बताऊँ कि टेक्सटाइल एक ऑब्जेक्टिव ऐसा मिला था जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था। आप देखते हैं मेरी एजुकेशन की है, मैंने ग्रेजुएट की एजुकेशन इनफॉर्मल और क्वालिफिकेशन फॉर्मल होती है। हम नॉर्मली सोचते हैं ना कि कहीं पे स्पोर्ट्स हो होते हैं, इसमें क्वालिफाई, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? और क्वालिफाई का हमेशा मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ फाइट करके हासिल करें। और एजुकेशन में हमेशा एजुकेशन लिखना करें, क्वालिफिकेशन नहीं लिखना करें। लेकिन कुछ वर्डिंग होती है, ये वर्डिंग आम जबानों में हमें समझ नहीं आती, लेकिन आप हमारी अदालतों में चले जाएँ या कानून में चले जाएँ तो वहाँ पे एक एक वर्ड की पकड़ हो रही होती है। वो कहते हैं इसका मतलब तो ये नहीं, जिस सेंस में उसने लिखा था वो सेंस ही बदल दिया जाता है। तो हमेशा रिसर्च करें, जो वर्ड, जो हेडलाइंस, जो कैप्शन, जो हेडिंग्स आप लिख रहे हैं उसकी मीनिंग क्या है और बेस्ट क्या होगा, ये रिसर्च किया करें। क्वालिफिकेशन हमेशा, एजुकेशन तो वो जो आपने पढ़ा है, जितनी भी पढ़ाई करी वो एजुकेशन है। क्वालिफिकेशन वही जो आपने फाइट किया। देखें एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि फाइट क्या होता है। फाइट ये होती है कि आप जो प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाते हैं, जिसे हम सर्टिफिकेशन कहते हैं, बेसिकली वो क्वालिफिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फाइटिंग होती है, वहाँ पे वाकई फाइटिंग होती है, वहाँ पे वाकई आपसे प्रैक्टिकली काम किया जा रहा होता है। तो वहाँ पे जो आपकी ग्रेडिंग सिस्टम होता है, परसेंटेज होती है, वो हम फाइटिंग से लेते हैं। जो प्रोफेशनल स्किल्स के लिए हम कर रहे हैं फाइट। अब यहाँ पे मैं अभी फाइट कर रहा हूँ, आप सबसे बोलूँ कि सीवी को ये फाइट होती है। लेकिन अगर मैं आपको एक पेपर करके दे दूँ और मैं कहूँ कि ये एक नए कोई फाइट नहीं हो, वो क्वेश्चन और उसके आंसर आप दें, ठीक है। तो इसको देखा करें, क्वालिफिकेशन में नॉर्मली एजुकेशन को भी, इसको सर्टिफिकेशन में भी हम लिखते हैं, लेकिन फर्क मैं इसलिए बता रहा था कि आप क्वालिफिकेशन ना लिखें एजुकेशन, फर्क इसलिए बता। जब एजुकेशन लिखी तो क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, उसकी जगह आप अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लिखें, आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स लिखें, ये सारी चीज़ें। एजुकेशन कहाँ तक ज़रूरी होती है? नॉर्मली मैट्रिक से लेके आप मास्टर और पीएचडी तक लिखते हैं। नहीं, मैं तो लिखता हूँ पीएचडी तक। पीएचडी के बाद क्या होता है? मुझे आवाज़ नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं पीएचडी वैसे ही आवाज़ पोस्ट लो कभी के नहीं, तो मुझे आवाज़ नहीं है। पोस्ट लो जिस तरह पोस्ट ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर को कहते हैं, इस तरह पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरेट होता है, तो पोस्ट डॉक्टरेट वो होता है। और इसको हम मल्टीप्लाई होता है, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट, डबल पोस्ट डॉक्टरेट। एंड देन स्किल्स की तरफ आते हैं तो आपकी स्किल्स में दो हिस्सों में डिवाइड करें, स्किल्स को एक अपनी प्रोफेशनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, और दूसरा सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है। देखिए वो चीज़ें ना दिखते हैं जो आप ओवर कमिट कर रहे हो, सॉफ्ट स्किल्स। बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, मुझे तो देख के लगता है अल्लाह का बच्चा है हमारे पास, लेकिन जब वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पढ़े होती है ये नहीं लिखे, ये नहीं करें, आप वो लिखे जो हैं। तो मैंने शुरू में आप बात की थी ना, छुपाना नहीं कुछ, तो यहाँ पे भी नहीं छुपाना। एक्स्ट्रा वर्ड पढ़ के नहीं लिखो कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आप जब लैंग्वेज का सेक्शन आता है तो उसमें क्या होता है,
लैंग्वेज में स्टार्ट किए लोग ने 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, इस तरह से दिए होते हैं। इंग्लिश में नॉर्मली लोग लिख रहे होते हैं 4 आउट ऑफ 5, उर्दू में लिखते हैं 5 आउट ऑफ 5। क्यों? इंग्लिश 4 आउट ऑफ 5 नहीं हो सकती है, ऐसा हो सकता है। 4 आउट ऑफ 5 तो उसकी होगी जो खुद इंग्लिश है, और उर्दू हमारी 5 आउट ऑफ 5 कैसे होगी? हो सकती है उर्दू हो सकती है कैसे? देखिए कुछ मैं उस पॉइंट से कि हम लोग उर्दू में बहुत कमजोर हो, बहुत कमजोर हो। एक शेर है उर्दू का, मुझे भी पता है, निगाह बुलंद सुमंद नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रखते सफर मेरे कारवां की। लीडरशिप स्किल्स ये नहीं होती मेरी टीम चली गई, मैं बैठा हूँ वहाँ पे जो लीडर बन गया, क्योंकि मुझे तो रिपोर्ट देने जाना। तो लीडर बनता ही बनना तकलीफों से, उसको पूरी टीम की तकलीफें खुद सहनी होगी, ठीक है? तो उसको लीडरशिप स्किल्स है। तो पहले उन स्किल्स को पढ़ेंगे या होती क्या है, फिर वो इंक्लूड करें उसको, लिखें ज़रूर, क्योंकि वो आपके काम की चीज़ है, उसकी नीड है कंपनी को। लैंग्वेजेस की नीड हो सकती है कंपनी को, क्योंकि कंपनी में मल्टी लैंग्वेजेस के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, तो कुछ चाइनीज बोलने वाले, कुछ इंग्लिश बोलने वाले, ऐसा पॉसिबल है। या उनको अपने कस्टमर कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होगा, जो इंटरनेशनल कस्टमर्स होगा। तो आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल लिखनी है, आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है, इसके अंदर आपने टेक्निकल स्किल्स और सर्टिफिकेशंस लिखने हैं, उसके बाद आपने सॉफ्ट स्किल्स में अपनी सॉफ्ट स्किल्स लिखनी है जो कि प्रो हो, ठीक है? आपकी सीवी 2 पेज से ज़्यादा ना हो, ये बात याद रखिएगा। मेरी सीवी 22 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, PhD लेवल तक की डिग्री के साथ और 7 इंटरनेशनल पब्लिकेशन के साथ और तकरीबन 17 सर्टिफिकेशन के साथ 2 पेजेस पे, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, मैंने उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके रखा है 2 कॉलम्स, पर रखी मैंने 2 पेजेस पे। अगर मुझे कहीं देखनी होती तो मैं उसको देता हूँ। और उसमें सीवी के टेम्पलेट को जो हम चूज करते हैं, सीवी टेम्पलेट वो कैसे करते हैं? सीवी के टेम्पलेट को आप चूज करें कि वो ग्राफिकल टेम्पलेट भी आजकल चल रहे हैं, लेकिन जो सिंपल टेम्पलेट होता है, जो अखबार की तरह का टेम्पलेट होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें रीडेबिलिटी नहीं होती है। जहाँ पे आपकी आंखों में तकलीफ शुरू हो जाए, इसी तरह से कोई और एक सीवी बन रहता है कोई चीज़। अच्छा, आपकी तस्वीर भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब वैसे पिक्चर इज नॉट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। पिक्चर से चांसेस कम होते हैं आपके इंटरव्यू में पहुंचने, ठीक है? उस बंदे को कोई खूबसूरत एम्प्लॉय चाहिए। वीडियो इज इम्पोर्टेंट। तो सर जो वीडियो प्रोफाइल होती है, तो उसमें हम कोई जो है कंसाइज करके जो हमारी सीवी में होता है वही हमें बताना होता है, या बहुत और से शॉर्ट कर दिया जाता है? अब जो नेक्स्ट फ्यूचर है, कमिंग फ्यूचर में हम देखेंगे तो वीडियो सीरीज ही आते रहेंगे। उसमें बताएगा आपकी वीडियो प्रोफाइल बनेगी जिसमें आप अपने बारे में सब कुछ बता रहे हों, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो आपके कंपनी से उनका टाइम सेव होगा। तो ये कि वो आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा कि आप कैसा दिखते हैं पहली चीज़, कैसा बोलते हैं दूसरी चीज़, और जो कुछ आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, और सॉफ्ट स्पोकन है या हार्ड स्पोकन है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें तो वहीं से फिल्टर होना शुरू होती है। तो वीडियो को कंपेयर ना करें पिक्चर के साथ। तो वीडियो देखो, पिक्चर ठीक है? अच्छा,
लास्ट पॉइंट इज जब आप CV सेंड करें तो 25 ईमेल एड्रेसेस सारी कंपनी को CV एक ही CV भेज दी, वो CV आपसे रिजेक्ट होती है डायरेक्टली। आप प्रॉपर एक कंपनी को CV भेजें और उनका कवर लेटर लिख के भेजें, ठीक है, ईमेल में बताया कवर लेटर आप लिख के CV अटैच करें, उसके बाद सेंड करें, कंपनी के बारे में स्टडी करें, उसके बाद फिर कवर लेटर, ठीक है। तो ये मल्टी रेसिपिएंट्स को कभी भी CV ना भेजें कि 10 कंपनी के साथ CV भेजें। इसके अलावा कोई चीज़ क्वेश्चन आपकी CV एक ही होती है, आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा होता है जब आप कंपनी चेंज करते हैं CV भेजने, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन स्किल्स चेंज नहीं होती, पर आपका जो पर्सनल जो आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, पर्सनल प्रोफाइल आप उसमें बता रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव आप उसमें लिख रहे हैं, दैट शुड बी डायनामिक, ठीक है। तो फोकस ऑन दैट। कवर लेटर आपका डिफरेंट होगा, ऑब्जेक्टिव आपका डिफरेंट होगा। एनीथिंग एल्स? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। थैंक यू सो मच। आपको प्रेजेंटेशन को ईमेल कर दीजिएगा। Thank you so much.